हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन कोचिंग क्लासेस 2.0 में। बच्चों, आज मैं क्वेश्चन फिर से लेके आया हूं जो कि आपका क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। आज मैं फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लेके आया हूं ताकि आपको जो नोट्स है उस नोट्स से आप पढ़िए और एक बार इस वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद क्या होगा, जब नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद वीडियो देखेंगे आप, तो आप पहले तो ऑडियो सुनिएगा और उसके बाद दूसरी बात है कि आप जब आंखों से देखिएगा तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा बच्चों। इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। ऑब्जेक्टिव आप पढ़िए ध्यान पूर्वक, अगर पढ़े होंगे तो आंसर इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ऑब्जेक्टिव मैं लेके आया हूं आपको। देखिएगा, इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव लेके आया है बच्चों। इकोनॉमिक्स का है और इसमें ज्योग्राफी दोनों का है, और एक क्लास 10th का हम लेके आए हैं बच्चों। क्लास 10th का ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स दोनों का क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो नीचे जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब दिख रहा है उसको पहले सब्सक्राइब करो, उसको दबाओ बच्चों। उसके बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है, जो घंटी दिखाई दे रहा है, उसको दबा दो और दबा के ऑल कर दो, ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूं सारा के सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो बच्चों तो जो आपकी नोटिफिकेशन जाती हो नहीं जा पाएगी। इसलिए बच्चों सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और यहाँ पे आप बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि क्षेत्र। क्या होगा बच्चों सही जवाब? कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। चलिए बच्चों, इसका आंसर जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका जवाब सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा बच्चों? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगली जो क्वेश्चन है वो कहता है भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। जो भारत में है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है। हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था चल रही है वो कैसी अर्थव्यवस्था चल रही है? तो वो जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है। क्या होगा आंसर बाबू? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ। इसका सही जवाब होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में। बच्चों, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो सही जवाब होगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपको इस पर ध्यान करना है, ध्यान लगा के इसको याद करना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वें नंबर जो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कहता है जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित कहलाता है। कौन सा देश कहलाता है बच्चों? विकसित कहलाता है। आपको पता है बच्चों, विकसित देश में जैसे कि अमेरिका, जापान, चीन, ये सब विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है बच्चों? तो विकसित देश कहलाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार कैसा राज्य कहा जाता है। बिहार को कैसा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को जो राज्य कहा जाता है बच्चों वो पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्या होगा बच्चों सही जवाब? पिछड़ा राज्य। बिहार को कौन सा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर यानी 7 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों, कहता है भारत अंग्रेजी शासन का क्या था। जो भारत था अंग्रेजी शासन का क्या था? तो उपनिवेश था। क्या था बच्चों? उपनिवेश था। ठीक है बच्चों, अगर हम गुलाम कहते हैं तो सिर्फ अपने आप को क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को समझिए कि बुराई कर रहे हैं, है कि नहीं। तो भारत अंग्रेजी शासन का क्या था? तो उपनिवेश था। उपनिवेश था भारत अंग्रेजी शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। कहता है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे जाता है। जो भारत है, भारत में आर्थिक विकास का जो श्रेय जाता है बच्चों वो नियोजन को जाता है। चलिए बच्चों, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में जो आर्थिक विकास का श्रेय है वो नियोजन को जाता है।
किसे जाता है बच्चों? तो नियोजन को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण ने क्या किए थे? संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। तो बच्चों याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। कौन? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कहता है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? क्या है? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था बिहार से झारखंड अलग? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। 11 नंबर जो क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है, खैर कोई बात नहीं है, फिर भी आपको याद में करवाऊंगा, अभी याद करवाऊंगा बच्चों। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो बच्चों, मैं सारे के सब्जेक्ट का पढ़ाने वाला हूं। यहाँ आपको मैथ भी मैं पढ़ाऊंगा। और यहाँ बच्चों देखिए वैसे वैसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप विश्वास करो बच्चों, विश्वास करो और एक नया जुनून जगाओ अपने में और अच्छे से मेहनत करो और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते। 11 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? जो सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो सही जवाब होगा 25,494 रुपया। कितने बच्चों? 25,494 रुपए थे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कौन सा वर्ष कहा जाता है? चलिए बच्चों एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कौन सा वर्ष कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वित्तीय वर्ष। क्या बच्चों? वित्तीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जो पूरा हमारा बिहार है, इस पूरे बिहार में जो किस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो सॉरी किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अदर जिले की अपेक्षा पटना जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है बच्चों सबसे ज्यादा है। अगले क्वेश्चन 14 नंबर पे चलेंगे बच्चों। 14 नंबर क्वेश्चन चलेंगे बच्चों। कहता है 14 नंबर क्वेश्चन में भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अधिक है? पूरे इंडिया में, पूरे भारत में किस राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है बच्चों? इसका सही जवाब दीजिए, सही जवाब दीजिए बच्चों। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही जवाब होगा गोवा। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। क्या होगा बच्चों? गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है उत्पादन, आय एवं व्यय किस समूह का निर्माण करते हैं? चलिए बच्चों फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्पादन, आय एवं व्यय किस समूह का निर्माण करते हैं? तो चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। किस चीज का निर्माण करते हैं बच्चों? तो चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर यानी 16 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। कहता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? जो राष्ट्रीय आय है बच्चों, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। क्या होती है बच्चों? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अच्छे से पढ़ेंगे। कहता है योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों प्रधानमंत्री। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है बच्चों 17 नंबर। अब 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को, भारत में
पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों 1951 से 1956 ईस्वी में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी बच्चों? तो 1951 से 1956 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, देखिए क्वेश्चन को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो इसका सही जवाब होगा 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पर बच्चों। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा मुख्यमंत्री। जो राष्ट्रीय विकास है उसका जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो जो हम आय यानी कि इनकम जो है हमारा है और जो हम खर्च करते हैं, उपभोग करते हैं, वो दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका बचत। क्या होगा बच्चों? बचत हो जाएगा। आय और उपभोग का अंतर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बचत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखने लगा होगा बच्चों। चलिए इसका सही जवाब बताइएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। क्या होगा बच्चों सही जवाब? तो मुंबई होगा। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है बच्चों? तो मुंबई में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? जो भारत में अपने इंडिया में केंद्रीय बैंक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भारत में केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 1935 ईस्वी में। क्या होगा बच्चों? 1935 ईस्वी में। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1935 ईस्वी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो इस जो संख्या है वो 25 है। क्या है बच्चों? केंद्रीय सहकारी बैंकों की जो संख्या है वो 25 है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है और आप यहां से जवाब दीजिए कि दीर्घकालीन, यहाँ मिस है, यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है दीर्घकालीन, तो दीर्घकालीन नहीं होगा बच्चों, वहां दीर्घकालीन होगा। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी बैंक है? जो लंबे समय यानी कि दीर्घकालीन ऋण जो प्रदान करती है, जो कर्ज देती है, वो कौन सी बैंक है? तो उसका सही जवाब होगा बच्चों भूमि विकास बैंक। क्या होगा? भूमि विकास बैंक। दीर्घ ऋण प्रदान करने वाली जो बैंक है उसका नाम है भूमि विकास बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए बच्चों। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1969 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आपको आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ रखा होगा कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उस साइंस में पढ़ना है। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस
द्रवित पेट्रोलियम गैस, उसको साइंस में पढ़ना है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं सोशल साइंस। तो यहाँ पे एलपीजी का जो विस्तारित नाम है बच्चों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। चलिए बच्चों यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे, कहता है एलपीजी का जो विस्तारित नाम क्या है, एलपीजी का विस्तारित नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चलिए बच्चों सोशल साइंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एलपीजी का विस्तारित नाम क्या है? तो सही जवाब होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लेकिन अब साइंस में जब पूछा जाएगा एलपीजी का विस्तारित नाम क्या है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। देखिए बच्चों आपके बुक में एनसीईआरटी में जिस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं, जिस तरह का आंसर है, बिल्कुल उसी तरह से मैं करा रहा हूं, उसमें भी जस्ट लाइक यही आपका आंसर होगा। कहता है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन है? तो ऑप्शन ए में है आपका कोयला, बी में पेट्रोलियम, सी में विद्युत और डी में इनमें से सभी होंगे। तो क्या करने बच्चों कि इनमें से सभी में टिक करने हैं, इनमें से सभी में टिक करने हैं हमें। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा आंसर कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। चलिए बच्चों अगर इनमें से सभी देते हैं तो हम इनमें से सभी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WTO की स्थापना कब हुई? इसका होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO की स्थापना कब हुई? तो 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। WTO की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई, याद रखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन, आप यहां से पढ़ेंगे, जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब होगा 15 मार्च। क्या होगा बच्चों? सही जवाब 15 मार्च। अब आपके स्क्रीन पर नए क्वेश्चन आ गए हैं, दूसरे क्वेश्चन आ गए हैं 31 नंबर क्वेश्चन। इसका सही जवाब बताइए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, धीरे धीरे मजे के साथ अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है बच्चों। और हमारे चैनल पर नए हैं हमसे जुड़िए, जुड़ने की कोशिश करिए और जुड़ने के लिए सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे बच्चों, हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाएंगे और हम जो वीडियो डालेंगे वो आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे तो जितने भी आपको इस पे होमवर्क दिए जाएंगे या जो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे वो आपको मिल सकेंगे और वहां से आप पढ़ सकेंगे, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों बिना समय को गंवाए हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो 5 होंगे इसके आंसर। क्या होंगे? 5 हो जाएंगे इसके आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों अनवीकरणीय, क्योंकि कोयला को फिर से हम उत्पन्न नहीं कर सकते, इसीलिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? तो अनवीकरणीय संसाधन है, याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों उत्तराखंड। चलिए बच्चों सही जवाब दीजिए इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मेढक के प्रजनन को कौन सा रसायन नष्ट करता है? चलिए बच्चों इसका सही जवाब बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कई बार के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो मेढक के प्रजनन को कौन सा रसायन नष्ट करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
एड्रीन, यहाँ पे एड्रीन लिखा हुआ है लेकिन आपको याद रखना एड्रीन, एड्रीन हो जाएगा बच्चों, जो कि मेढक के प्रजनन को के रसायन को नष्ट कर देता है। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन आप देखना क्वेश्चन बैंक में बच्चों, ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा रेंगुलर मृदा। यहाँ पे रेंगुलर मृदा हो जाएगा, मृदा सॉरी, यहाँ पे काली मृदा का जो दूसरा नाम है बच्चों, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है बच्चों वो रेंगुर मृदा है, रेंगुर मृदा है बच्चों। यहाँ पे थोड़ा मिस है, आप ध्यान देंगे, रेगुलर लिखा गया है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए बच्चों। फिर से चलेंगे, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो सही जवाब होगा बच्चों रेंगुर मृदा। यहाँ पे मिस है थोड़ा सा, तो ध्यान देंगे, रेंगुर मृदा इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंसर। क्या बच्चों? सही जवाब हो जाएगा कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुके हैं। कहता है क्वेश्चन चरक का संबंध किस देश से था? चरक का जो संबंध था किस देश से था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों भारत। जो चरक का जो संबंध था वो भारत से था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चले बच्चों। अगले क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पर आ गया, स्क्रीन पर आ गया बच्चों नए क्वेश्चन 39 यानी 39 नंबर क्वेश्चन है। कहता है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा तारापुर। क्या होगा बच्चों? सही जवाब तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है पाइराइट खनिज है, पाइराइट खनिज है, तो पाइराइट जो खनिज है बच्चों अधात्विक है। क्या होगा? अधात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये आपको ऑप्शन दिए रहेंगे बच्चों, आपके जो बुक में है उसी बुक के ऑप्शन के हिसाब से मैंने यहाँ बनाया है। इसमें आपको परेशानी नहीं होगी, आप सीधा याद रखेंगे कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आतंकवाद। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा में आपको हो जाएंगे जैसे बाढ़ हो जाएंगे, सुनामी हो जाएंगे, वो सब आपको प्राकृतिक आपदा में आएंगे। लेकिन आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत आपदा है। चलिए बच्चों 42 नंबर यानी 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अच्छे से पढ़िए, मजे से पढ़िए, मस्ती में रहिए और खूब मेहनत करिए, खूब मन से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए बच्चों। और देखिए बच्चों आगे के जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल पे जाइए, वहां सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि मेरे चैनल से जुड़िए और सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आप यहां से कर सकते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर 42 नंबर क्वेश्चन जो कहता है सुनामी का प्रमुख कारण है। जो सुनामी का जो प्रमुख जो कारण है बच्चों, उस समुद्र में भूकंप आना है। क्या होगा? समुद्र में जब भूकंप आता है उसी को हम सुनामी कहते हैं, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कहता है 44 नंबर क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है उच्चावच प्रदर्शन के लिए, कहता है उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया? तो उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किस विद्वान ने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेहमान। क्या बच्चों? लेहमान इसका सही जवाब हो जाएगा। सारे ऑब्जेक्टिव हम करेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो बच्चों, सारे सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैथ आपको मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड पे और सामने आके मैं आपको फेस टू फेस पढ़ाऊंगा बच्चों। लगेगा नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लगेगा ऐसा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए बच्चों, तब जाके आप हमारे चैनल से जुड़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? बिहार में जो है ग्रामीण आबादी कितनी है? तो 89.5% है बच्चों। बिहार में जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, उनकी जो आबादी है
89.5% है। अब कहिएगा बच्चों कि सर किस आंकड़ा के अनुसार? तो बच्चों ये जो आपके बुक्स में दिए गए हैं उसके अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है बच्चों। तो बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो 89.5% बिहार में आबादी है, ग्रामीण आबादी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है ग्रैंड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड की जो स्थापना किए थे बच्चों शेरशाह सूरी ने करवाया था, जो कि कलकत्ता से पेशावर तक एक रोड है, आपको पता ही होगा। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग जो संख्या है बच्चों वो क्या है? 2 है। ग्रैंड ट्रंक रोड की जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है बच्चों? तो 2 है, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1955 ईस्वी में, क्योंकि 1955 ईस्वी में कोसी नदी घाटी परियोजना की स्थापना हुई थी, प्रारंभ हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर जो क्वेश्चन है बच्चों कहता है कि भारत को कुल कितने, यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा बच्चों, यहाँ दांत नहीं होगा डांक होगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे मेरी बातों पर। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? यहाँ दांत लिखा हुआ है, दांत बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे जो टाइपिंग है टाइपिंग में गलत हो गई है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी बच्चों। कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? जो पोस्ट ऑफिस है उसको हम डाक बोलते हैं। तो भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब होगा 8 क्षेत्रों में बांटा गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखने लगा बच्चों। अब चलते हैं। कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? क्या कहता है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर। क्या हो जाएगा बच्चों सही जवाब? तो चूना पत्थर। आप लोग कमेंट नहीं करते, अच्छे नहीं लगते बच्चों, थोड़ा कमेंट किया करिए। कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि आपने पढ़ा है, इसको पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। और कहता है 50 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो था बच्चों किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो सबसे बड़ा उत्पादक है किस खनिज का? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीज। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है बच्चों? तो मैग्नीज। देखिए बच्चों मैं 2 बार 3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि मेरा उद्देश्य ये है कि आपके दिमाग में सेट कराना, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। बच्चों मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेके आता हूं, आप मुझ पर भरोसा करिए, आप पढ़ के जाइए। क्वेश्चन यहाँ से 99% क्वेश्चन लड़ेंगे बच्चों, आप विश्वास करके देखिए। और हमारे चलिए बच्चों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चाहिए बच्चों, और लाल कलर का जो दिख रहा है उसको सब्सक्राइब बटन पे दबाओ बच्चों, और बगल में जो बेल आइकन है उसको